Bismillahirrahmanirrahim. Now in second section we are going to start the book of S.T. College. In the book of S.T. College there are 3 or 4 poems are over there. The Rhyme of Ancient Mariner, Kadeem Mallah Ki Kahani, Kublai Khan. Already you have read this poem and you are in the syllabus of BA. Dejection and Ode, that is a form of poem which is on the dejection, मायूसी के ऊपर लिखी गई है. Christabel is a character and there is also a poem. They are the most potent poems of the S.T. College. Okay, but in your syllabus only 3 poems are included: the Rhyme of Ancient Mariner, Kublai Khan, and Dejection and Ode. Christabel is not involved in your syllabus. But if you read it for your own mood, for your own satisfaction, then you can also, because there are some references of the poem in the different questions. So I recommend that you can read it if you like. It will be better. Okay? Otherwise, these 3 poems are in the syllabus. First of all, who is S.T. College? He was a man of England, and he born in 1772. And he died in 1834. He was the son of schoolmaster. Okay, he was not a worldly man. His father was not a worldly man. His mother was active. And in his early childhood, S.T. College used to run away from home. घर से भाग जाता था. और एक रात तो वो सारी रात किसी स्ट्रीम के किनारे पर जाकर सोया रहा. और सिक भी था, कोई बीमारी भी थी, कोई मसाइल भी थे, कोई मेंटल प्रॉब्लम था. बहुत ज़्यादा अफीम का इस्तेमाल करता. अफीम के यूँ फक्के मारता था. ठीक है. और ड्रीमर था. ही इज़ द फर्स्ट ड्रीमर इन लिटरेचर. ही इज़ द फर्स्ट ड्रीमर इन लिटरेचर. एंड हिज स्लीपिंग आवर्स आर more important than his waking hours. जागने वाले औकात से इसके सोने वाले औकात जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज जब सोता है वो ड्रीम लाइक इमेजरी जो उसके माइंड में चलती है, वो जब उठता है तो उसको सबको वैसी की वैसी उतार देता है पेपर के ऊपर. ही वॉज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ की बात कर रहा हूँ. विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलेज ने एक कंबाइंड बुक भी निकाली थी. उस बुक का नाम है लिरिकल बैलेड्स. बैलेड्स का मतलब पोएम्स होता है, और लिरिकल बैलेड्स हैं ये कोई गमगीन पोएट्री है, व्हाट्सएवर गम के ऊपर पोएट्री है व्हाट्सएवर. ये लिरिकल बैलेड के अंदर दोनों ने आधी बुक लिखी थी. पोएट्री का मजमुआ इनका आया था. प्लान बनाया था S.T. कॉलेज ने कि, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कुछ और भी 7 लोग थे. इनने ये कोई 10-15 लोगों का एक कंपनी ग्रुप बना लिया था, और ये चाह रहे थे कि हम किसी जंगल में निकल जाते हैं और उस जंगल में दूर कहीं जाकर अपनी एक बस्ती बसाते हैं जहाँ पर अपने बच्चों को हम लिटरेचर की तालीम देंगे और एक नई किस्म का लिटरेचर क्रिएट करेंगे. और वो लिटरेचर जो नई किस्म का होगा वो रोमांटिक लिटरेचर होगा. और रोमांटिक लिटरेचर जो हम क्रिएट करेंगे हमारे बच्चों में, और वहाँ से एक रेवोल्यूशन चल निकलेगी. वहाँ से एक रेवोल्यूशन चल निकलेगी. किसकी? लिटरेचर की, रोमांटिक लिटरेचर की. वहाँ पर गए थे, लेकिन खाने पीने के मसाइल और फिर उनके इंटरनल रिलेशंस, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बीवी थी उसके साथ S.T. कॉलेज का अफेयर. S.T. कॉलेज को पसंद शादी करना चाहता, लेकिन वो विलियम वर्ड्सवर्थ के घर में थी. ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए जिसकी वजह से वो ग्रुप उस तरह से ब्लूम नहीं कर सका. लेकिन ये 18th सेंचुरी में पैदा हुआ, लेकिन 19th सेंचुरी में इसकी डेथ हुई है. When he was at his peak in his poetry, then the period was 19th century. 19th century का स्टार्ट से लेकर मिड तक, 19th century के स्टार्ट से लेकर मिड तक जो पीरियड है उसे रोमांटिक पीरियड कहते हैं. जिस तरह आप क्लासिकल पीरियड पढ़ते हैं कि 16th century तक या 17th century तक क्लासिकल पीरियड है, उसके बाद फिर जो भी पीरियड आता है, लेकिन फिर न्यू क्लासिकल पीरियड आ जाता है. न्यू क्लासिकल पीरियड के बाद जो चीज़ सामने आती है 18th century के स्टार्ट में, 19th century के स्टार्ट में, दैट इज रोमांटिसिज्म. मैं इस बात को मजीद वाज़ेह करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए.
एसटी कॉलेज और वावाद से पहले, अब आपने सिंपली इसको अंडरस्टैंड करना है। एसटी कॉलेज और वावाद से पहले जो पोएट्री हो रही थी उसके अंदर क्लासिकल टून आ रही थी, करेक्टर थे जैंगो किस्म के, हीरोइक डीड थे उसके अंदर, फिर दोबारा या वो किसी स्ट्रेस मामलात पर डिस्कशन होती थी, या कोई इंतहाई गमगीन बात होती थी, या कोई इश्यू होता था जिसको फिलोसफिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। ओवरऑल जो भी पोएट्री मौजूद थी उस पोएट्री को पढ़कर जहन पर एक स्ट्रेस महसूस होता था, एक ट्रेजिक स्ट्रेस आ जाता था जहन के ऊपर। तो विलियम वावाद और एसटी कॉलेज का ख्याल ये था कि पोएट्री किस किस्म की पोएट्री है। भाई पोएट्री तो ये पोएट्री है ही नहीं, पोएट्री तो इस तरह की होनी चाहिए कि रीडर से पढ़ता जाए और उसके जहन के अंदर खुशी, प्लेजेंट या शॉकिंग कुछ एलिमेंट, अमेजमेंट होनी चाहिए, हॉरर का भी लुत्फ ले, वो एक ड्रीम लाइक इमेजरी का भी लुत्फ ले, वो नेचर का भी लुत्फ ले, वो एट द सेम टाइम एंजॉय करे सुपरनेचुरल चीज़ों को भी। देयर शुड बी जॉय, सिंपली पोएट्री पढ़ के जॉय महसूस करे ना वो, तो ये है पोएट्री। तो इसीलिए उन्होंने जो पोएट्री क्रिएट की विलियम वावाद और एसटी कॉलेज ने, उसको हम रोमांटिक पोएट्री का नाम देती है। फिर बहुत सारे और राइटर्स ने भी रोमांटिक पोएट्री क्रिएट की। ये रोमांटिक पोएट्री एक्चुअली पीछे जो मौजूद एक आ रही थी, एक सिस्टम आ रहा था, कन्वेंशनल पोएट्री आ रही थी, उसके खिलाफ एक किस्म का रेबेलियन एटीट्यूड है, ये टोटल रेबल है पिछली पोएट्री के खिलाफ। और ये रोमांटिक पोएट्री वाकई एक बहुत बड़ा हॉल मार्क था, यहाँ पर स्टॉप लिया है और रोमांटिक पोएट्री के बाद ही मॉडर्न पोएट्री आई है। और ये रोमांटिक पोएट्री क्यों आई है, एक्चुअली इन दोनों राइटर्स के ऊपर वो इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो आम लोग नीचे से उठ के उन्होंने फ्यूडल्स को नीचे गिरा दिया था, तो आम लोग जब सामने आए तो इन्होंने कहा पोएट्री वो होनी चाहिए जो आम लोगों की पोएट्री हो, जो नेचर की पोएट्री हो। तो ये रोमांटिक पोएट्री आम लोगों की पोएट्री भी होती है, ऐसे तमाम लोग एंजॉय कर सकें। तो एसटी कॉलेज रोमांटिक रेवोल्यूशन लेकर आया है, ये रेवोल्यूशनरी है और रोमांटिक रेवोल्यूशन ले आकर आए हैं एसटी कॉलेज। क्लियर? ले जी, हम पढ़ने जा रहे हैं द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर हो, कुबलाई खान हो, डिजेक्शन एंड ऑड हो या क्रिस्टीबल हो। स्पेशली राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, कुबलाई खान एंड क्रिस्टीबल, इन तीन पोएम्स को जब हम फोकस करते हैं, इन तीन पोएम्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें इन चीज़ों को कंसंट्रेट करना होता है कि ये तीन चीज़ें, ये कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ अभी, जो लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं तो वो लोग नोट करते जाएंगे और वाइट बोर्ड में मैंने लिख दी है। हमारा काम इन पोएम्स को पढ़ते वक्त इन तमाम पॉइंट्स को फोकस करना है। वी विल वॉच एंड ऑब्जर्व वेयर इज मिस्ट्री, पूरी सरारियत कहाँ है, ये पॉइंट नोट करते जाएं। ब्रेव बिलीव्स हैं, ठीक है, ये ब्रेव बिलीव्स मैंने जब लिखे हैं तो आप उस चक्कर में न जाइएगा कि पुराने कोई रिलीजियस बिलीव, वो नहीं। ये ब्रेव बिलीव में कंसीडर किया जाता है कि फिलहाल जगह पर एक भूत रहता है, उसे बिलीव करना होता है वक्ती तौर पर, ये उस सेंस में ब्रेव बिलीव है। सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, गॉड, गॉडेस, फेरीज, डेमोन, इस तरह की चीज़ें। नेचर, नेचर जो हमारे पास दरख्त, पहाड़, फूल, खुशबू, ये सारी चीज़ें नेचर है। पैकेज है ना आपका? हाँ, पेल, जादुई चीज़ें भी होती हैं, कुछ ड्रीम्स भी होते हैं। अलगरी, अलगरी का मतलब होता है झूठी इमेजिनेटिव कोई खूबसूरत कहानी। इसमें एटमॉस्फेयर खास तौर पर नोट करना है कि कैसा एटमॉस्फेयर राइटर क्रिएट कर देता है पोएम के अंदर। हॉरर को डिस्कस करना है आपने, हॉरर को आपने चेक करना है कि हॉरर कैसे पैदा होता है उसके अंदर पोएम के अंदर। ये लेकिन वो हॉरर नहीं है जो टीज करे, ये हॉरर अमेजमेंट वाला हॉरर है। ये सुपरनेचुरल एलिमेंट वो नहीं है जो आपको परेशान करे, जो आपको स्ट्रेस करें, जो आपको कुछ करने को कहें। ये बड़ी माइल्ड होते हैं सुपरनेचुरल एलिमेंट, ये आपको खुशी देते हैं सिर्फ। ब्यूटी होती है, रोमांटिसिज्म होता है। रोमांटिसिज्म का ओवरऑल मतलब मैंने टर्म पूरी लिख दी है कि रोमांटिसिज्म आपने ओवरऑल देखनी है कि खूबसूरती कितनी है, खुशी कितनी है, नेचर कितनी है। सजेस्टिवनेस की टेक्निक आपने देखनी है कि राइटर किस तरह दूसरी चीज़ को, सजेस्टिवनेस की टेक्निक ये होती है कि बात को ही कही जाए और आपके जहन में कोई तस्वीर बन जाए।
ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है, उस शख्स ने जो ही मुंह खोला तो उसके मुंह खोलने से ही सामने बैठा हुआ बच्चा पागल हो गया। अब ये नहीं कि उसके मुंह के अंदर दांत कितने पीले थे, बदबू कितनी थी, और उसका चेहरा किस तरह, बाल उसके चेहरे के ऊपर थे, वो भूत लग रहा था। उसे जो ही मुंह खोला तो बच्चा इतना ही डर गया और इतना डरा कि पागल हो गया। अब उसने उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया, उसने बच्चे का पागल होना दिखाया है। बच्चे के पागल होने से आपको अंदाजा हो गया है, सजेस्ट कर दिया गया है बच्चे के पागल होने से कि तस्वीर खुद बनाए। कैसा हो, इसे सजेस्टिवनेस की टेक्निक कहते हैं। क्लियर? आफ्टर दिस इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन तो ओवरऑल है, ही इज द ड्रीमर, और वो फर्स्ट ड्रीमर है। इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी होगी। लेट अस स्टार्ट टेक्स्ट ऑफ द एसटी कॉलेज, द वेरी फर्स्ट बुक। यस यस। नहीं, एसटी कॉलेज से पहले मिडीवल पीरियड के अंदर इसके कुछ सीड्स मिलते हैं। ठीक, क्लासिकल पोएट्री के बाद न्यू क्लासिकल है, और न्यू क्लासिकल के बाद फिर और मैं जी न्यू क्लासिकल। तो डन न्यू क्लासिकल में नहीं आता, वो क्लासिकल में आता है, लेकिन उसको हम मॉडर्न पोएट्री कंसीडर करेंगे आप, कि उसके अंदर सीड्स मॉडर्न पोएट्री के भी हैं। अच्छा, रोमांटिसिज्म होता है रिमोट आइडियाज, दूर दराज के आइडियाज, ऐसे आइडियाज जिसको आंख ने कभी देखा तो ना हो, लेकिन उन पर यकीन होने लगे कि ऐसा होगा। जैसा कि कुबलाई खान में ज़ेनाडू है। ज़ेनाडू कहीं नहीं हो सकता, लेकिन उसको पढ़कर, उसके अंदर नदियाँ देखकर, उसके अंदर बर्फ की गारें देखकर, डूम देखकर, बहता हुआ दरिया देखकर, काज़म देखकर, काज़म के साथ बैठी हुई वो डेमोन लवर के लिए मातम करती हुई औरत देखकर दिल कहता है कि ऐसा कहीं होगा। जब दिल ये कह दे कि ऐसा कहीं होना चाहिए, इतना खूबसूरत मंजर होगा, आपका यकीन बनने लगे, और ऐसे मंजर को हम कहते हैं कि ये रोमांटिक मंजर है, और ऐसी पोएट्री को हम कहते हैं कि ये रोमांटिसिज्म की टेक्निक है। अजान दबा के कुछ रह गया है वहाँ। मैं तो चुप किया हुआ था। मोहम्मद आपने बात की कि कोई आइडिया हो, तो वो आइडिया क्या है? वो ड्रीम है। जी मैं रोमांटिसिज्म जो टर्म है, हम उस वक्त पोएट्री को रोमांटिक पोएट्री कहेंगे, या उस पूरे के पूरे पीरियड को रोमांटिसिज्म कहेंगे, जब इतना खूबसूरत मंजर पेश किया जाए आपके सामने, कोई राइटर पेश कर दे, इतना खूबसूरत मंजर पेश कर दे जो कि आपने नेकेड आइज के साथ कभी देखा तो ना हो, लेकिन वो इतना खूबसूरत हो कि आपका दिल मोह ले वो मंजर, और आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये रोमांटिक बात है, ये रोमांटिसिज्म है। आंखों ने देखा ना हो ये मंजर, लेकिन जहन में वो ख्याल जब भी आए, वो लिखी हुई चीज सामने आए, तो हम कहते हैं ये रोमांटिक है, ये कमाल है, ये कहीं ना कहीं जरूर होनी चाहिए। किसी के आइडियाज को काट के हम अपने आइडियाज, अपनी इमेजिनेशन बना लेते हैं कि ऐसा मंजर है, या हमें ख्यालों में लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, उसको भी हमें लाजमी नहीं है। पोएट का ख्याल जो बुक पर मौजूद है वो भी रोमांटिक होता है।
लाजमी कि हमारा बने, हमारा पोइट से बनेगा, पोइट बनाएगा, हमारे जहन में वो तैयार होगा सारा कुछ। पोइट खुद भी डिस्क्राइब कर सकता है, लाजमी नहीं कि सजेस्टिवनेस की टेक्निक इस्तेमाल करे, खुद भी क्रिएट करके दे सकता है कि ऐसा 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 है। लेट्स स्टार्ट, अब स्टार्ट करते हैं। ये राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। चलें जी, शॉर्ट समरी ये है, इसके अंदर कोई चीज आपने निकालनी नहीं है। ये वो पोएट है जिसके अंदर से आपने कोई मॉरल नहीं निकालने, इसके अंदर से कोई आपने फलसफा नहीं निकालना, कोई डीप फिलॉसफी नहीं निकालनी है, आपने कुछ भी नहीं निकालना है। इसको पढ़ना है और एंजॉय करना है बस, और यही बता देना है एग्जामिनर को कि ये कितनी अच्छी थी, इसमें क्या क्या एलिमेंट है जो हमें जाय देते हैं, खुशी देते हैं, कौन कौन सी ये टेक्निक जो मैंने लिख दी है, ये टेक्निक कैसे राइटर ने इस्तेमाल की है, बस ये काम है टोटल। ठीक है, आपने असल में इसकी रिदम को एंजॉय करना है, इसकी उस इमेजिनेशन को एंजॉय करना है कि किस तरह आपने उस दुनिया को एंजॉय करना है जो अजनबी दुनिया है। राइटर जो ही उस पोएम को ओपन करेगा, ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसके अंदर पोएट कहता है, वो कहता है कि एक एंशिएंट मरीनर था, कदीम मल्लाह था, कभी वो अब वो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और एक शादी के मेहमान को हाथ से पकड़ लेता है, एकदम वो हैरान हो जाता है कि इसे क्यों पकड़ा गया है। वो कहता है वंस देयर वाज अ शिप, एक बार शिप था और बूढ़ा कदीम मल्लाह जिसकी आंखें चमकदार हैं, उसके शहर के साथ उसने शादी की उस मेहमान को पकड़ लिया है और उसे कहानी अपनी सुनाना शुरू कर देता है, किस तरह शिप उनका खुशी खुशी समंदर में गया था, फिर किस तरह मिस्ट आ गई थी, किस तरह धुंध आ गई थी, फ्रॉस्ट आ गई थी, वो परेशान हाल हो गए थे। एक एल्बेट्रॉस परिंदा उनकी शिप पर आ बैठा, एल्बेट्रॉस को किस तरह इस कदीम मल्लाह, जब वो एक एजा वो था कैप्टन था, उसने किस तरह एल्बेट्रॉस को तीर मारा था और एल्बेट्रॉस मर गया था। शिप भटक गया था समंदर में, कई अर्सा भटकता रहा, प्यास थी, सारे का सारा अमला मर गया शिप के ऊपर, और फिर स्नेक्स आए और ये एंशिएंट मरीनर अकेला लाशों के दरमियान ठहरा हुआ था। इसने उस स्नेक्स की प्रेज की और फिर प्रेज जब की उसके बाद शिप रास्ते पर आ गया और एंशिएंट मरीनर घर पहुंच गया। ठीक है जी, वो ये है कि अब वो कहानी शुरू करता है, वो कहते जी एक कदीम मल्लाह है, पोएम शुरू होगी। एक कदीम मल्लाह है जो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ स्किन्नी है और रास्ते में राहदारी है, लोग आ जा रहे हैं, दूर कहीं शादी हो रही है, ये शादी के 3 मेहमान हैं जो शादी पर जा रहे हैं, वो 3 में से एक को छटक लेता है, ये पकड़ लेता है उसके हाथ को और कहते वंस देयर वाज अ शिप। तो मेहमान डर जाता है, वो कहते ये क्या बला है, ये क्या कह रहा है। फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। शादी का मेहमान पीटता रहता है कि मुझे जाने दो शादी पर, जाने दो शादी पर, लेकिन वो उसे कहता नहीं मेरी कहानी सुन के जाएगा। लेट्स सी, आइए स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, देखिए अभी स्टार्ट तो इट इज एन एंशिएंट मरीनर, ये एक कदीम मल्लाह था, एंड ही स्टॉपेथ वन ऑफ 3, और इसने 3 में से एक को पकड़ लिया, बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई। तुमने अपनी लंबी खाकिस्तरी दाढ़ी के साथ, ग्रे दाढ़ी के साथ और चमकदार आंखों के साथ, नाउ वेयरफोर स्टॉपेस्ट दाउ मी, तूने मुझे क्यों पकड़ लिया है। ये इन्वर्टर का आवाज नहीं है, ये कौन कह रहा है, शादी का मेहमान कह रहा है। ठीक है, अगर ये एक एंशिएंट मरीनर था और इसने 3 में से एक मेहमान को पकड़ लिया, जैसे ही पकड़ा साथ ही वो मेहमान पीटना शुरू करता है, कहता है कि आए बूढ़े, तू अपनी खाकिस्तरी, अपनी ग्रे दाढ़ी और चमकदार आंखों के साथ तूने मुझे क्यों पकड़ लिया है। इसका मतलब है कि एंशिएंट मरीनर ने सिर्फ हाथ से उसे नहीं पकड़ा था, बल्कि उसने अपनी आंखों के शहर से उसे पकड़ लिया था, बल्कि उसने उस पूरी सरार दाढ़ी के साथ उसके ऊपर प्रेशर दे दिया था, उसे रोक दिया था। द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड, इन्वर्टर का आवाज जारी है, खत्म नहीं हुए, बंद नहीं हुए, ये अभी तक उसी मेहमान की गुफ्तगू है। द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड, और उधर दुल्हन के घर के दरवाजे वाइड ओपन खुले हुए हैं, एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, और मैं उनका रिश्तेदार हूँ। द गेस्ट्स आर मेट, वहाँ मेहमान मिल रहे हैं। द फीस्ट इज सेट, खाना वहाँ पर लगा हुआ है। लेट्स हियर द मैरिड इन,
मैं यहाँ से उस खूबसूरत शोर को सुन रहा हूँ वहाँ के। आप नोट करें कि राइटर यहाँ पर देखे क्या चीज दिखा रहा है, आपको एक दुनिया से हटाकर दूसरी दुनिया में लेकर जा रहा है। वो मैरीमेंट, वो शादी की दुनिया से हटाकर वो एक और दुनिया में लेकर जाना चाहता है, जो वो आपको नई दुनिया दिखाना चाहता है। ठीक है, और ये कौन कह रहा है? ये शादी का मेहमान कह रहा है कि मुझे जाने दो, वहां पर खूबसूरत मनाज़िर है। आप जरा रिदम तो चेक करें, मैं रिदमिक अंदाज में पढ़ता हूँ, देखिए एसटी कॉलेज की रिदम चेक कीजिए कैसी रिदम में लिखता है। It is an ancient miner, and he stoppeth one of three, by a long grey beard and glittering eye. Now wherefore stoppest thou me? The bridegroom's doors are open wide, and I am next of kin. The guests are met, the feast is set. Mayest hear the merry din. He holds them with a skinny hand. He holds them. उस बूढ़े आदमी ने, उस बूढ़े कदीम मल्हा ने उसे पकड़ लिया अपने स्किनी हैंड के साथ। सजेस्टेडनेस की टेक्निक देखें, स्किनी हैंड दिखाया है। मल्हा कितना कदीम है, उसी स्किनी हैंड से आप अंदाजा कर सकते हैं कितना कदीम होगा, कि हाथ की 4 हड्डियां हैं या ऊपर स्किन मौजूद है। देयर वाज अ शिप, कौ थी, वहां एक शिप था। एंशिएंट मरीनर ने कहा, होल्ड ऑफ अनहैंड मी ग्रे बलून, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा हाथ, ओ ग्रे दाढ़ी वाले मलून लानती, छोड़ दे मुझे। और soon his hand dropped थी, और उसके बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया। He holds him with his glittering eye, लेकिन उसने अपनी चमकती हुई आंख के साथ उसे पकड़ लिया। हाथ से छोड़ दिया, लेकिन आंख के साथ आंख के शहर में उसे ले लिया, वहीं पर उठा रहा। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, और वेडिंग गेस्ट शादी का मेहमान बेहिस हरकत ठहर गया। एंड लिसन्स लाइक अ 3 year child, आंख का शहर ऐसा है, वो कैसी आंख है? सजेस्टिवनेस की टेक्निक देखें कि आंख नहीं बताता कैसी है, और वो ये कह रहा है कि वो 3 साल के बच्चे की तरह ठहरा, बेहिस हरकत उसकी कहानी सुनने लगा उस आंख के उस स्पेल के अंदर। आंख कैसी होगी ये आप खुद इमेजिन करें, तस्वीरें बनाएं। द मरीनर हैज हिज विल, और मरीनर की ख्वाहिश के ताबे हो गया। द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन, वेडिंग गेस्ट स्टोन पर बैठ गया। ही कैन नॉट चूज बट हेयर, उसका बस नहीं चलना था, बस उसने सुनना था। एंड thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner, and thus spake, और फिर वो ancient mariner बोला। द ब्राइट आइड मरीनर, वो जो ब्राइट आंखों वाला मरीनर था, वो बोलने लगा, स्टैक बोलना। द शिप वाज चेयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड, मैरली डिड वी ड्रॉप बिलो द किर्क, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप। दोबारा देखिए, द शिप वाज, अभी एंशिएंट मरीनर की डल आ गई। द शिप वाज चेयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड, मैरली डिड वी ड्रॉप बिलो द किर्क, below the hill, below the lighthouse top। रिदम कैसी है? और इस रिदम की देखिए ट्रांसलेशन देखिए जरा। कहते हैं शिप वॉज चेयर्ड, पूरा शिप खुश था। द हार्बर क्लियर्ड, समंदर की हार्बर जो थी, बंदरगाह जो थी बिल्कुल साफ थी। मैरली डिड वी ड्रॉप, खुशी खुशी हम समंदर के अंदर ड्रॉप हुए गए। बिलो द किर्क, गिरजे के नीचे से गुजरे। बिलो द हिल, चट्टान के साथ से गुजरे। बिलो द लाइट हाउस टॉप, लाइट हाउस टॉप के साथ गुजरे। ये देखें सेंटेंस की रिदम है। सिंगर में बताया जा रहा है कि वो यूं गए, शिप ने सफर शुरू किया, चर्च को क्रॉस किया, हिल को क्रॉस किया, और वो आगे बढ़ गए, लाइट हाउस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। और सेंटेंस की रिदम देखें और जहाज की मूवमेंट देखें। ये बहुत बड़ा एक ही फिक्रा ऐसा है, एक ही स्टेंजा ऐसा है जिसके अंदर ये रिदम कमाल है। सेंटेंस जैसे बोलूंगा, शिप की मूवमेंट वैसे है, रिदम और मूवमेंट चेक करनी है, शिप की मूवमेंट और रिदम। आइडिया नहीं, ये यहाँ से शिप निकला, यहाँ से ये गया, इतनी तेजी के साथ निकाला है शिप पूरा। देखिए, द शिप वाज चेयर्ड, द हार्बर क्लियर, मैरली डिड वी ड्रॉप बिलो द किर्क, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप। ये गया शिप, निकला बंदरगाह से ऐसे 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 हो गया शिप।
द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, सूरज निकला है लेफ्ट से, आउट ऑफ द सी केम ही, समंदर में से वो आया था, एंड शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, और वो चमका राइट पर आकर, लेफ्ट से सूरज निकला है शिप के, राइट पे आके आके चमकने लगा है, ब्लेज करने लगा है। went down into the sea, और समंदर में फिर चला गया। अब ये सूरज की मूवमेंट और फिर इधम की मूवमेंट देखें कितनी कमाल है। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, and he shone bright, and on the right went down into a sea, higher and higher every day, till over the mast at noon the wedding guest here beat his breast, for he heard the loud bosom। कहते हैं higher and higher every day। देखो गर्मियाँ आती है ना, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियों को सूरज यहाँ होता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है और ऐसे ऐसे डूब जाता है। गर्मियाँ आना शुरू हो जाती हैं, सूरज यहाँ, सूरज यहाँ, सूरज यहाँ, सूरज सर के ऊपर होता है कि नहीं। सेम लाइट समंदर में टाइम गुजर रहा है, और वो कहता है कि सूरज पहले लेफ्ट से राइट यूं जाता रहा, उसके बाद आखिरकार सूरज मास्ट के ऊपर आके ठहरने लगा। वो जो मास्ट लगाया वो उन्होंने बागबान, उसके ऊपर आके ठहरने लगा। द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज ब्रेस्ट, और वेडिंग गेस्ट जो है अपना सीना पीटने लगा, छोड़ दे मुझे। फॉर ही हेयर द लाउड बोजम, और वो एंशिएंट मरीनर उसके लाउड बोजम को सुन सकता था। वो जब सीना को भी कर रहा था, सीना को भी, तो उसकी आवाज सुन सकता था। द ब्राइड हैज प्लेस्ड इनटू द हॉल, और वो कहता है, ये अब वेडिंग गेस्ट कहता है कि दुल्हन को अब हॉल में ले आए होंगे। रेड एज अ रोज इज शी, और गुलाब की तरह रेड होगी वो। लोडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज, लोडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज, और उसके जाने पर, उसके गुजरने पर तमाम लोग सर झुका रहे होंगे। द मैरी मिनिस्टरली, और सब खुश खुरम होंगे। द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट, वेडिंग गेस्ट अपने सीने को पीटता है। ये ही कैन नॉट चूज बट हेयर, लेकिन वो उस ग्लिटरिंग आय के शहर में है, वो जा नहीं सकता, एंड सुन सकता है। एंड थस स्पेक ऑन दैट एंशिएंट मैन, और वो कदीम आदमी फिर बोलने लगा, द ब्राइट आइड मरीनर, वो जो ब्राइट आंख वाला मरीनर था, बोलने लगा, एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लोस्ट केम एंड ही, और अब एक तूफान टूट पड़ा। एंड ही वाज टायर्डनेस एंड स्ट्रॉन्ग, और ही तूफान के लिए आया है, उसको सुपरनेचुरल बना दिया है, उसने ही बना दिया है, पूरी विट के साथ, पूरा कंपिटेटर बना दिया है, पूरे विजडम के साथ वो स्टॉर्म है, और स्टॉर्म आया है। ही वाज टायर्डनेस एंड स्ट्रॉन्ग, सोलम था वो, ताकतवर था। ही श्रंक विद हिज ओवरटेकन विंग्स, ही स्टक, और वो आकर टकराया विद हिज ओवरटेकन विंग्स एंड चेज्ड अस साउथ अलोंग, और शिप जा रहा था पीछे। तूफान जो है, देखें तूफान ने शिप को ओवर विंग के साथ यूं लिया है, यूं ले जा रहा है, और साउथ की तरफ शिप जा रहा है, और वो तूफान साथ साथ ये लेके जा रहा है। तूफान को उसने देखें किस तरह से पर्सोनिफाइड कर दिया है, कि उसको किस तरह बनाया है कि पूरे विंग्स के साथ तूफान आ रहा है, और यूं जब आ रहा है तो शिप भी उसके साथ साउथ की तरफ जाना शुरू हो गया है। स्लोपिंग मॉस्ट एंड डिपिंग प्रो, और तमाम बागबान झुके हुए, डिपिंग प्रो, और जहाज का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुका हुआ। एज यू परस्यूड विद जेल एंड ब्लो, और तूफान चेज कर रहा था चीखों पुकार के साथ। स्टिल ट्रेड द शैडो ऑफ हिज फू, और वो पीछा कर रहा था अपने दुश्मन के साए का, यानी कि शिप का पीछा कर रहा है तूफान। एंड फॉरवर्ड बेंड हिज हेड, और उस जहाज ने अपने आगे की तरफ सर झुकाया हुआ है। देखिए पीछे तूफान आ रहा है तो शिप की ये होगी हालत, शिप यूं जा रहा है, उसका अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुका हुआ है। कितने खतरनाक उस एज बना दिया उसने उसका शिप का। द शिप ड्रो फास्ट, शिप तेज हो गया। लाउड रोर द ब्लास्ट, और जोर जोर से धमाकों के साथ आवाज आने लगी, रोर चिंगाड़ना, दौड़ना,
धौड़ की और ब्लास्ट की आवाज़ें आने लगी। उस शिप को लेकर जा रहा था, शिप बर्फ से टकराता है, कभी किसी कोने टकराता है, कभी गिरता पड़ता जा रहा है। एंड साउथवर्ड आई वो फ्लैड, और आई का मतलब की तरफ, और साउथवर्ड आई यानी कि वी की तरफ वी फ्लैड, हम मूव करने लगे, जाने लगे। दैट इज इनफ टिल दैट टाइम, दैट इज